आ गई, माँ आ गई। माँ बताओ, आप मेरे लिए छोटी बहन लाई हो छोटा भाई? एक तो पहले मूड का कचरा हो रखा और ऊपर से घर आते इसकी शक्ल देखनी पड़ गई। मनोज तेरा ही साया पड़ा होगा मेरे ऊपर जो मुझे बेटे की जगह बेटी मिली। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी छोटी बहन आई है क्या इस दुनिया में? मुझे दो इसको। ये ले, एक मनहूस की गोद में एक मनहूस ही अच्छा लगेगा। माँ ये कितनी प्यारी है, इसके आंत कितने छोटे छोटे हैं और नाखून तो देखो, इसका रंग तो लाल है। माँ मैंने पड़ोस वाली कमला चाची से सुना था कि जो बच्चे लाल पैदा होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गोरे हो जाते हैं। सबकी अम्मा तू ही हो रही है, तुझे ही सब पता है। चलो सावित्री, माना कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, लेकिन तुम ऐसे गुस्सा नहीं करो। हमारी आंख का तारा, हमारा लाल, हमारा सहारा अमित तो है ना हमारे पास। अगर एक लड़की और पैदा हो भी गई है तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा ना करूँ तो खुशी मनाऊं? एक तो मनहूस थी ही घर में, अब दूसरी भी आ गई। अरे बहू, तूने ही हमें खुशखबरी नहीं दी, अब गुस्सा करने से क्या होगा? दादी देखो ये कितनी प्यारी है। अरे चल पारे को हो आई, बड़ी कितनी प्यारी है, यह तो नहीं प्यारी। जा पारे को ले जा इसको, नहीं तो मैं इसका मुंह नोच दूंगी। कमला की ऐसी कड़वी बात को सुनकर ईशा डर गई और उसकी माँ अपने कमरे में चली गई। ईशा अपनी छोटी बहन को लेकर बाहर ही सोफे पर बैठ गई थी और छोटी बहन तो चिंता नहीं करना, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। भले ही कोई यहाँ तेरे आने से खुश ना हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बहन है तू और मैं तेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। ईशा ऐसे ही अपनी छोटी बहन से बातें करने लगी। ईशा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसके घर में बेटियों को मनहूसियत का नाम दिया जाता था। ईशा ने बचपन से बस अपने परिवार वालों के ताने ही सुने थे और वो इसी सब को देखते हुए बड़ी हुई। ईशा का एक छोटा भाई था अमित, जिसको सभी घर में बेहिसाब प्यार करते थे, लेकिन ईशा से कोई भी प्यार नहीं करता था। इसी भेदभाव में ईशा ने अपनी आंखें खोली और अब तो उसकी एक छोटी बहन भी आ गई थी। ईशा अपनी बहन से बातें ही कर रही थी। छोटी बहन तू जानती है, तू भी लड़की और मैं भी लड़की हूँ। हो सकता है कि तुझे भी वो सभी झेलना पड़े जो मैंने झेला है, लेकिन तू हार नहीं मानना। पता है तुझे, लड़की और लड़के में ना दुनिया बहुत अंतर करती है। जैसे कि तू लड़की है तो माँ खुश नहीं है। ऐसे ही मेरे पड़ोसी बताते हैं कि जब मैं छोटी थी और पैदा हुई थी तब भी माँ खुश नहीं थी, लेकिन जब भाई हुआ था ना अमित भाई, तब माँ बहुत खुश थी। मैं बताती हूँ। दादी दादी ये ढोल क्यों बज रहा है? क्यों ये लोग हमारे घर के आगे ढोल बजा रहे हैं, बताओ? ओए होए आहू आहू, ओए होए आहू आहू, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ आहू आहू आहू। अरे और तेज बजाओ ना। अरे क्या बात है, कैसे नाच रही कमला जी? अरे नाचने का तो मौका है, मैं भी नाच रही हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ नाचो, मेरी बहू को बेटा हुआ है। अरे वाह कमला जी, आपके घर का भी वारिस आ ही गया आखिरकार, बधाई हो। बधाई हो बहन तुमको भी। आज तो मैं अपने घर में मालपुए बनाऊंगी। अरे सुन रही हो हेमा बेटी, अपने साथ साथ मोहल्ले में भी बोल दो कि आज मेरे घर मेरे पोते के आने की खुशी में महापूजा है और साथ ही रात का खाना भी मेरे ही यहाँ रहेगा। कमला की बात को सुनकर हेमा ने पड़ोस के सभी घरों में पूजा के लिए बोल दिया और कुछ ही देर के बाद सावित्री हाथ में अपने बेटे को लिए घर आ गई, जिसका कमला ने बहुत ही अच्छे से स्वागत करवाया। बहू मन तो कर रहा है कि तेरे मुंह में देसी घी की मिठाइयाँ भर दूं और तुझे वो दूं जो तू मांगे। आज तो तूने मेरे दिल को बेटा देकर खुश कर दिया। सच में बहू हो तो तेरे जैसी। आजा तू अंदर आ। कमला ने बड़े ही प्यार से अपने पोते को गोद में लिया और बहू को बिठाया, जिसके बाद वो अमित को खिलाने लगी। शक्ल तो एकदम किशोर पर लग रही है। सभी यही बोल रहे हैं माँ जी। बहू मेरे लाल को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए मैंने आज ही शाम को पूजा रख दी है। माँ जी अब मैं आज माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी अपने बेटे को दिलवाऊंगी, जिसके बाद ये हर बुरे साए से आजाद हो जाएगा। सही कहा। माँ आप आ गई, भाई कहाँ है? मनहूसियत, तू मेरे बेटे के पास नहीं आना माँ जी, इसकी नजरों से मेरे बेटे को बचा कर रखना, अभी जब तक पूजा नहीं हो जाती है। सही कहा बहू। चलियो चल परे को हो जाए यहाँ से, तेरा तो साया भी मनहूस है। मेरे पोते के पास आकर इसको नजर लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? कमला की बात को सुनकर बेचारी ईशा घबराकर पीछे को हट गई और फिर शाम को कीर्तन होकर जब पूजा ना हो गई, ईशा अपने भाई के पास नहीं आई। कुछ ऐसा हुआ था अमित की पैदाइश पर। पता है बहन, जब मेरी उम्र 4 साल थी, लेकिन मन में एक सवाल था जो आज भी आता है कि अगर बेटी मनहूसियत होती है तो फिर माँ दुर्गा, माँ पार्वती और सभी माँओं की पूजा क्यों की जाती है? वो भी तो नारी ही है, और जब नारी मनहूस है तो उसको पूजने का क्या मतलब? ईशा के मन में ऐसे ही सवाल आया करते थे, लेकिन कोई उनका जवाब नहीं देता था। ऐसी थोड़ी ही सी देर का वक्त और गुजरा और कुछ देर के बाद पड़ोसन हेमा और पड़ोसन माधुरी सावित्री से मिलने को आई। नमस्ते कमला जी और सावित्री जी, मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। अब तो आपके घर 2-2 लक्ष्मी आ गई, आपको तो खुश होना चाहिए। तो अब मिठाई में क्या खिला रही हो, हमारा मुंह मीठा करिए।
अरे बस भी करो, क्यों मेरे खून का पानी कर रही हो? कुछ और बात नहीं है तुम्हारे पास? मुंह मीठा मुंह मीठा। किस बात का मुंह मीठा? ये दोनों हमें यहाँ जलाने ही आई हैं। अब कुछ मत बोल जाना। हम तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने को आए हैं और तुम हमें बातें सुना रही हो। क्या बात हुई? किस बात की खुशखबरी की मेरे घर में मनहूसियत पैदा हुई है? बताओ। अरे क्या बोल रही हो? मनहूसियत नहीं, लक्ष्मी पैदा हुई है। नहीं नहीं होती है बेटी लक्ष्मी। लक्ष्मी तो बस माँ लक्ष्मी ही है, कोई लड़की लक्ष्मी नहीं हो सकती, सभी मनहूसियत ही होती है। बहना किस दौर में जी रही हो तुम, ये बताओ। ये 2025 है, 2025 में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। वैसे तो भगवान जी ने दोनों को एकदम बराबर ही पैदा किया, लेकिन समाज ने लड़की और लड़के में भेद किया और अब तो सभी को समझ आती जा रही है। क्या बराबर है लड़का और लड़की? एक लड़का और एक लड़की कभी बराबर नहीं हो सकते, चाहे लड़कियों को कितना ही पढ़ा लो लिखा लो। लेकिन क्या कभी शादी करके वो किसी लड़के को अपने घर ला सकती है? नहीं ना। यहीं से पता चलता है कि कुछ बराबर नहीं है। अगर होता तो किसी की बेटी विदा होती और किसी का बेटा। समझ आया? नहीं कमला जी, ऐसा नहीं कहते, ये तो दुनिया का रिवाज है। कोई छोटा या बड़प्पन इससे साबित नहीं होता। लड़की लड़के के साथ जाती है और अपनी खुशी से। लेकिन रहने दीजिए, आपके जैसी छोटी सोच वालों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी। हेमा की बात को सुनकर कमला और सावित्री दोनों का मुंह उतर गया और कमला उन दोनों से बोली, तुम दोनों ज्यादा समझदार मत बनो। समझ आया? मेरे घर में बेटे आए या बेटी, उससे तुम्हें क्या, और मैं उनके साथ कैसा सलूक करती हूँ इससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ आया? अब तुम दोनों जा सकती हो, दरवाजा सामने की तरफ है। कमला की बात को सुनकर हेमा और माधुरी दोनों का मुंह उतर गया और वो वहां से चली गई। ईशा ने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। कमला और हेमा दोनों की बातों से ईशा को काफी ज्यादा दुख हुआ और वो बेचारी बस बेबस सी सब कुछ देखती रही। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और अब ईशा को अपने परिवार में रहते हुए 10 साल गुजर चुके थे। अभी भी कुछ नहीं बदला था, बस ईशा बड़ी हो गई थी। ये बनी मेरी आखिरी रोटी है। चलो अच्छा है, आज जल्दी उठ गई थी तो रोटी सब्जी का काम जल्दी ही निपट गया। अब जाकर मैं पूजा का सूट सिल दूंगी। दीदी 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 कहाँ हो तुम? हाँ क्या बात है पूजा, तू रो क्यों रही है? दीदी मुझे दादी ने मारा। मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो बोली अपशगुन और मनहूसियत का पता मैं नहीं रखती हूँ। जब मैंने बोला कि मेरी दीदी मनहूसियत नहीं है, वो सबसे अच्छी है, तो उन्होंने मुझे मारा। मेरी प्यारी बहन तू रो क्यों रही है? बोलने दे, जो कोई भी कुछ भी बोलता है, तू किसी की बात पर ध्यान मत दे। दीदी वैसे मैं दादी और माँ की बात को दिल से नहीं लगाती, लेकिन आज मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि ये लोग मुझे आपसे अलग करने की बातें कर रहे हैं। पता है दीदी, दादी आपकी शादी करवाने को बोल रही है बाबा से। क्या कहा? मेरी शादी? दीदी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। एक बस आप ही हो तो हो जो मेरी बात को समझती है। अगर आप भी चले जाओगे तो मेरा यहाँ कोई नहीं रहेगा। ऐसे नहीं रोते हैं, एक ना एक दिन तो सभी को शादी करके ससुराल जाना ही होता है ना, इसीलिए ऐसे रोते नहीं है। अच्छा बात सुन। हाँ दीदी। वादा कर, अगर इन लोगों ने मेरी शादी करवा दी तो तू नहीं रोएगी। नहीं दीदी मैं तो रोऊंगी और बहुत ज्यादा रोऊंगी। आप कुछ दिनों को रुक जाओ ना, मैं जल्दी जल्दी से बड़ी हो जाऊंगी। अगली साल आपके बराबर की हो जाऊंगी, उसके बाद हम दोनों साथ साथ शादी कर लेंगे। बोलो ये ठीक है? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बाहर जाती हूँ। सुनो तो सही कि क्या बात चल रही है। ईशा बात को सुनने को बाहर आई, जहां उसकी दादी, माँ, बाप और भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे। महारानी के लिए रिश्ता भी ढूंढो तो अमीर घर का, और अमीर घर के लोग दुनिया भर का दहेज मांग लेंगे। सच्ची में ये लड़कियां मनहूसियत के सिवा कुछ नहीं होती है। पैदा होते इनकी शादी की चिंता और पराए घर का साया हम परिवार वालों के साथ लग जाता है। हम तो बड़े परेशान हैं। अजी कोई दूसरा उपाय नहीं है कि शादी अमीर घर में भी हो जाए और हमारी जेब से भी ज्यादा पैसा नहीं जाए? नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। साला शादी हमें अमीर परिवार में करनी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। हमारी भी बड़ी किस्मत खराब है वैसे इन मनहूस लड़कियों के चक्कर में। घर वालों की बातें सुनकर ईशा को गुस्सा आ गया और वो बोली, तो कहा किसने है कि मेरे ऊपर लाखों रुपया खर्चा करो और अमीर घर में मेरी शादी करो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा है ना। तू ज्यादा जबान नहीं चला, लड़कियों का लगाम लगी हुई ही अच्छी लगती है। नहीं बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तो कह रही हूँ मत करो मेरी शादी किसी भी अमीर परिवार में। मैंने थोड़ी ही कहा है कि मेरी शादी अमीर परिवार में करो। आप ही हो कि मेरे लिए अमीर परिवार में रिश्ता ढूंढ रहे हो। वैसे मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए अमीर परिवार में रिश्ता क्यों ढूंढ रहे हो। इसमें आपका स्वार्थ है। आप एक बार दहेज दोगे और आपको उम्र भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अमीर घरों में आपकी उठ बैठ होगी और आपको हर त्योहार पर किसी मौके पर आपकी औकात से ज्यादा मिलेगा। क्यों है ना? बस चुप कर, तेरी जुबान कैसे चलने लग गई है? लड़कियों की जुबान जितनी ज्यादा बंद रहे ना उतनी ही अच्छी लगती। समझ आया? वहाँ आपसे और उम्मीद भी क्या है। हाँ आप तो बस यही कर सकती हो, मारना पीटना, बस यही आता है आपको।
अजीब बदतमीज की जल्दी से शादी करवाइए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बदतमीजी सारे जमाने में मशहूर हो जाए और फिर हमें इसके लिए कोई रिश्ता ही ना मिले। हाँ माँ जल्दी करवाओ, वैसे भी बचपन से बस आप लोगों ने एक बोझ की तरह ही तो पाला है, अब जल्दी से उतारो इस बोझ को आप लोग अपने ऊपर से। ईशा की बात को सुनकर सभी घर वाले दंग रह गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि ईशा अपने लिए स्टैंड ले रही थी। ईशा को उसकी माँ ने थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। तेरे साथ हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हमें तू नहीं बताएगी, ये हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे, समझ आया? वही तो आप करते हैं, मुझे तो बस यहाँ कठपुतली की तरह आपके इशारों पर नाचने को जन्म दिया गया है। माँ देख रहे हो जी कितनी जुबान चल रही है इस बदतमीज की, ज्यादा फालतू नहीं बोल नहीं तो। सावित्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज वो ईशा के बोलने पर चुप हो गई। ईशा के रिश्ते के लिए घर वालों ने एक पंडित से बात की, जिसके बाद एक अमीर परिवार में उसका रिश्ता तय हो गया। दीदी आपने मेरे बड़े होने का इंतजार नहीं किया, अब आपकी शादी होने वाली, मैं आपसे नाराज हूँ। नहीं पूजा ऐसे नहीं बोलते, मैं बस दूसरे घर ही तो जाऊंगी लेकिन तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। और हाँ मेरे जाने के बाद वादा कर कि तू कभी नहीं रोएगी, अगर माँ बाबा कुछ कहेंगे तो मुझे बताएगी, अपने तक ही बातें दबाएगी नहीं। हाँ दीदी आप बेफिक्र होकर अपने ससुराल को जाना, वैसे भी बहुत झेल लिया आपने इन सभी लोगों का अत्याचार, अब आपको एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो आप इसको छोड़ो नहीं, मैं खुश हूँ दीदी आपके लिए। पूजा की बात को सुनकर ईशा ने उसको गले से लगा लिया। इसके बाद ईशा और पूजा साथ साथ सोने को चली गई। देखते ही देखते अब ईशा की शादी होने वाली थी। उसकी शादी का समय आ चुका था और आज ईशा अपने परिवार से विदा लेने को तैयार थी। ईशा की शादी घर में ही हुई और विदाई के वक्त बस ईशा अपनी छोटी बहन से लिपट लिपट कर रोई। पूजा मैं जा रही हूँ बहन, लेकिन तू खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर कदम हर जगह। दीदी आप जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करो, मैं आपको अब खुश देखना चाहती हूँ। दोनों बहनों में आपस में कितना ज्यादा प्यार है, सच में बहनें हो तो ऐसी। चल ईशा बेटा अब अपनी बहन से बाद में बातें कर लेना। समधन जी इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। जी समधन जी काफी देर हो गई है, तो अब आप ईशा को लेकर चली जाइए। समधन जी आपकी बच्ची जा रही है, आपने इसे बचपन से जवान होने तक पाला है, तो आपको इसके जाने का दुख नहीं है? आपकी आंखों में एक भी आंसू दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी वो मैं काफी रो ली हूँ आज के दिन से पहले ही, इसीलिए अब रोना नहीं चाहती। और जिस दिन से ये पैदा हुई थी पराए घर जाने का इसका सच मेरी आंखों के सामने था, इसीलिए अब कैसे रोना। एक माँ शुरू से ही बेटी की विदाई के लिए खुद को तैयार करके रखती है। जी आप चिंता मत करिए, आपके घर की रौनक को हम अपने घर की खुशी बनाकर रखेंगे। आपको ऐसा समधियाना मिला है कि आप खुश रहेंगी। अच्छा इजाजत दीजिए। बाबा माँ आ जाइए, ड्राइवर जी बुला रहे हैं। आकांक्षा की बात को सुनकर महेंद्र और शालिनी दोनों ईशा के साथ चल दिए और ईशा को वो अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले गई, जहाँ ईशा का बहुत ही अच्छे से गृह प्रवेश हुआ। बहू घर की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी आती है ना बहू, तो उसका साया भी घर वालों के लिए शुभ होता है। चल अब तू इस आलते की थाल में अपने पाँव को डाल और इस कपड़े पर अपने पाँव छाप दे। बहू के पाँव छपे हुए रुमाल को भी हम अपनी दीवार पर लगाते हैं। मायके में तो मुझे कुछ नहीं समझा जाता था, शुरू से ही मुझे हमेशा मनहूसियत शब्द सुनने को मिला, लेकिन ससुराल में सभी इतना प्यार दे रहे हैं, सच्ची मेरी तो किस्मत खुल गई है लगता है। ईशा ने ऐसी सोचते हुए अपने पाँव को आलते की थाल में डाला और फिर उसने एक सफेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप को छोड़ दिया, जिसके बाद उसके हाथ भी ऐसे ही एक कपड़े पर छपवाए। और शालिनी बोली, वाह कितने सुंदर बनावट के हाथ पैर है मेरी बहू के, नजर ना लगे किसी की भी। इसको कहते हैं बेटी का लक्ष्मी होना। सच में कितने अच्छे लोग हैं मेरे घर के। भाभी आप बताओ कि क्या आप कुछ देर को हमारे साथ वक्त बिताना चाहोगी? आपको थकान हो रही है, आप अपने कमरे में जाओगी। मैं बताऊं? अरे भाभी से ऐसे कौन पूछता है, जाहिर सी बात है वो थक तो रही है ना। भाभी अभी आप आराम ही चुनेंगी, क्यों है ना? जी। देखा पागल आकांक्षा, तुझसे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। चल भाभी को अब कमरे में लेकर चलते हैं। इन भाई बहन के अंदर कितना प्यार है। एक मेरा भाई है, भले मुझसे छोटा है, लेकिन कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सच में ऐसे भी परिवार दुनिया में है, और मेरे जैसे भी। ईशा को अपने ससुराल में सब कुछ काफी ज्यादा नया और अच्छा लग रहा था। ईशा को उसके ससुराल वालों ने उसकी कंडीशन को समझते हुए आराम करने को भेज दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन पूजा का उसके घर में कुछ ऐसा हाल था। माँ मेरा तो हाथ दर्द कर रहा है। माँ कहाँ हो? हाँ बोल, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? माँ ये बिरयानी का भगोना बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझसे साफ नहीं हो रहा, मैं इसको छोड़ दूं क्या? अच्छा क्यों छोड़ दूं? फिर इसको कौन साफ करने को आएगा? तेरा भूत या तेरी तरह तेरी मनहूस बहन?
मेरी दीदी के बारे में कुछ मत कहो, आज ही तो वो अपने ससुराल गई है। अच्छा, अब तो बताएगी कि माँ को क्या बोलना है और क्या नहीं। नहीं भैया, वो मैं अपनी बिगड़ी हुई बड़ी बहन को देखकर तू भी एक नंबर की बदतमीज हो गई है पूजा। अपनी औकात में रह, समझ में आया? तू लड़की है, लड़का नहीं। आप बहुत बुरे हो भैया, और माँ आप भी अच्छी नहीं हो। पूजा ऐसे बोलकर रोते हुए अपने कमरे की तरफ को भाग गई। वहीं दूसरी तरफ ईशा अपने ससुराल में काफी ज्यादा खुश थी। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज के दिन पूजा ने ईशा को बीते हुए दिन की सारी बात बताई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। पूजा तू चिंता नहीं कर, किसी दिन मैं अपने परिवार के साथ आकर इनको समझा कर जाऊंगी, और अगर ये लोग नहीं माने तो मैं तुझे यहाँ अपने ससुराल ले आऊंगी। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। पता है दीदी, तुम्हारे जाने के बाद से माँ मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती है और मेरी बात को भी नहीं सुनती है। हाँ हाँ, तू चिंता नहीं कर, मैं हूं ना तेरे लिए। अच्छा चल, अब मैं ना चलती हूँ, आज मेरी पहली रसोई है ना, सभी नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ईशा ने ऐसे बोलकर फोन को कट कर दिया, जिसके बाद ईशा नीचे चली गई, जहां उसने देखा कि उसकी सास और नंद दोनों खीर बना रही थी। नमस्ते माँ जी और आकांक्षा। नमस्ते भाभी, बहू सही वक्त पर नीचे आई है तू। चल खीर तैयार है, अब तू इसमें चम्मच चलाकर सभी के लिए प्यालियों में खीर निकाल दे। जी माँ जी जरूर। वैसे माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आपने ये खीर खुद से क्यों बना दी? मेरा मतलब आज मेरी पहली रसोई थी तो ये पकवान तो मुझे बनाना था ना। अरे बहू, मैंने भी माँ से यही पूछा था कि जब पहली रसोई आपकी बहू की है तो आप खाना क्यों बना रही हो, तो मेरी स्वीट सी माँ ने जवाब दिया कि मैंने कहा कि बहू अभी नहीं है, जब वो अच्छे से इस घर के स्वाद और तौर तरीकों को समझ लेगी तब हम उससे खाना बनवा लेंगे। पहली रसोई में जरूरी नहीं कि नई बहू ही खाना बनाए। अच्छा नहीं लगता कि बहू से मेहनत करवाओ, इसीलिए खाना हमने बना दिया। अब बस तू चम्मच चला देगी तो तेरा हाथ लग जाएगा। अच्छा माँ जी, ये बात है। आप कितनी अच्छी हो माँ, कितना सोचती हैं आप सभी के बारे में। हाँ बहू, अब माँ तो ऐसी ही होती है। चल अब तू देरी नहीं कर, जल्दी से कटोरी में खीर निकाल दे। खाना भी तैयार है तो सभी साथ मिलकर खाना खाएंगे। शालिनी की बात को सुनकर ईशा मुस्कुरा दी, जिसके बाद उसने कटोरी में खीर निकाली और सभी ने उसे बड़े ही मजे से खाया और ईशा को अच्छा खासा शगुन भी मिल गया।